रात किसी का मेरी आंख खुली तो अजीब सा एहसास हुआ। अचानक सांस रुकी थी या दिल की धड़कन, जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर मेरे सीने पर ला रखा हो। मुझे तो अभी दिल का कोई अर्जा नहीं, तो फिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? शायद बहुत देर से बाएं जानिब करवट लिए सोता रहा हूं। अब मुझे करवट बदलनी चाहिए। वैसे भी करवट ना बदलने की वजह भी तो नहीं रही। एक बार फिर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। अरे मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? मैंने खुद को झड़का। नहीं रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे जा सकती है? माना मैंने कभी इसका हाथ थाम कर साथ जीने मरने की कस्में नहीं खाई, मगर क्या हम मशरक़ी लोग शादी करते वक्त गैरिरादी तौर पर अपने दिलों में ऐसे ही अहद व पैमान नहीं कर लेते? किसी के समझाए बगैर, एक दूसरे को ठीक से जाने पहुंचाने बगैर ही हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। ऐसा में नहीं, मेरी मरहूम अम्मा भी कहा करती थीं। जब शादी से एक रात पहले मैंने उनकी गोद में मुंह छुपा कर डरते डरते कहा था कि अम्मा भी, भला मैं किसी अजनबी औरत से मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ, जिसको बस एक नज़र देखा हो, जिसकी आवाज़ तक की पहचान ना हुई हो, जिसकी आहट कभी महसूस ना की हो, जो खुशबू कौन सी लगाई है वो तक ना मालूम हो। तो भला ऐसे किसी को कैसे दिल दिया जाता है? और अम्मा भी ने हमेशा की तरह किस कदर प्यार से समझाया था, मोहब्बत तुम नहीं, वो तुम से करेगी और तुम्हें बस इसकी मोहब्बत की आदत हो जाएगी। बेटा, औरत तो है ही मोहब्बत, सरता पैर मोहब्बत, मगर मर्द ज्यादातर आदी होता है। औरत को मालूम है मर्द को आदी बनाना है। अक्लमंद औरत कभी मर्द को मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं करती, बस अपनी का मोहब्बत का आदी बना देती है। और मुझे अपनी बहू पर पूरा पूरा भरोसा है। तुम ज्यादा फिक्र ना करो, एक दिन तुम आंख खिलोगे और तुम्हें लगेगा कि बस आज से तुम इसके बगैर नहीं रह सकते। तुम्हें इसके खो जाने से डर लगने लगेगा। तुम इसकी छोटी छोटी नादानियों पर हंसोगे, मजाक कराओगे, इसकी बेवकूफ़ियों पर तनज़ भी करोगे, मगर इससे दूर हो जाने का ख्याल ही तुम्हें बेचैन कर देगा। अम्मा बी की बातों से मुझ में छुपा जिद्दी मर्द उभर कर सामने आ गया। होनहा, मैं ऐसा वैसा कोई मामूली बंदा नहीं कि जरा सी औरत की मोहब्बत के जाल में फंस जाऊं। अम्मा बी तो मुझे अभी तक छोटा सा बच्चा ही समझती हैं। मैं छोटा बच्चा नहीं था, फिर भी कितनी देर तक अम्मा बी की गोद में मुंह छुपाए पड़ा रहा। अम्मा भी गलत कह रही हैं कि मर्द मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ आदी होता है। मुझे किसी कदर मोहब्बत है अम्मा बी से, हमेशा से थी। गोमे घर में 3 भाइयों और एक छोटी बहन का सबसे बड़ा भाई हूँ, और अब्बा मियाँ के गुजर जाने के बाद मैंने ही कम उम्री से अब्बा मियाँ की जगह संभाल ली और घर का कारोबार अपने कंधों पर लाद लिया। तो क्या ये सब सिर्फ आदी होने पर किया? नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ भाइयों से, नन्ही सी बहन से, और सबसे बढ़कर अपनी अम्मा बी से। ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं अम्मा बी हम मर्दों पर कि मर्द मोहब्बत नहीं करता? मैं चाहता तो अम्मा बी को बातों में घेर सकता था, मगर मैं अम्मा बी से उलझना नहीं चाहता था। वो कितने दिनों बाद मेरी शादी के सिलसिले में होने वाले हंगामों में दिन रात मसरूफ़ होकर भी बेहद मसरूर थीं। शायद अब्बा मियाँ के बाद वो पहली बार इस कदर हशाश बशाश थीं। तो अब मैं उनका मिजाज बरहम क्यों करता? मैं कोई गंदा बच्चा थोड़ी हूँ। मैं बच्चों की तरह कई दूसरी बातों में मगन अम्मा बी की मोहब्बत व शफ़क़त का मज़ा लेता रहा था, मगर दिल ही दिल में कहीं मेरा खुद सरमरद मुकम्मल तौर पर जाग चुका था। ख्यालों का सिलसिला टूटा, घर की गैर मामूली खामोशी को महसूस किया, मगर फिर मुतमईन हो गया। दोनों बच्चे तो शाम से ही अपनी फूफू के साथ चले गए थे। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं भला उनको कैसे संभालता? ये काम तो वही कर सकती है। मुझे तो वैसे भी बच्चों को साफ सुथरा, मुतमईन और सुकून से बैठा देखने की आदत है। मैं नहीं चाहता था कि इसके बगैर बच्चों के साथ वक्त गुजारूं। किसी नामुनासिब बात पर उनको झड़कों वो होती है तो मेरे सामने पता नहीं कैसे दोनों बहुत ही शरारती बच्चे मुकम्मल तौर पर अदब के दायरे में रहते हैं। मुझे अभी तक नहीं मालूम कि बाप की हज़ारहा शफ़क़त व मोहब्बत के बावजूद किस तरह माँ बच्चों के दिलों में बाप के लिए बेइंतहा अदब डाल देती है। जैसे कोई माली बीज को पानी देते देते तनावर दरख्त बना लेता है। तो अच्छा ही है 100 बच्चे अपनी फूफू के साथ चले गए। ये हिदायत भी उसी ने दी होंगी, वो ना होकर भी मौजूद है। मैंने सोचते सोचते करूट बदली, और बिस्तर के दूसरी जानिब सपाट खाली जगह ने मुझे मुकम्मल तौर पर बेदार कर दिया। पता नहीं क्यों शादी के गुजरे 8 सालों में तकरीबा हर रात मैंने उसकी जानिब करूट लेकर सोने में
कबाहत महसूस की। मुझे किस बात का खौफ रहा था? शायद इस बात का कि कहीं वो जागती ना हो, जैसा कि वो अक्सर ही जागी रहती थी। और फिर मेरी इसके चेहरे पर नजर पड़ी। हम दोनों की आंखें मिलीं। कमरे के अंधेरे में भी इस के चेहरे को देखने से इज्तिनाब करता था, और आज रात जबकि वो मेरे बराबर में नहीं थी तो पूरे बिस्तर पर फैलकर सोने के बजाय इसके हिस्से की साफ सुथरी चादर की सिलवट खराब होने के डर से कब से बैठा सोच रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों करता रहा था। पता नहीं मैं ये आज किसी कसम की बातों में उलझता चला जा रहा हूं। मैंने एक बार फिर खुद को झड़का और बावर्ची खाने जाकर पानी पीने के लिए उठ खड़ा हुआ। बावर्ची खाने में हर तरफ शाम से घर में हर तरह के आने जाने वालों के खाने पीने के आसार नुमायां थे। अचानक मैं मुस्कुरा गया। 1 या 1.5 हफ्ता पहले ही मेरा 7 साला बड़ा बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार अपनी वैन का इंतजार करने के दौरान अपनी मां से बैसन या सीनत का उर्दू में तर्जुमा पूछ रहा था। इत्तेफाक से उस वक्त में भी बावर्ची खाने के एक कोने पर रखी 3 करसियों में से एक पर बैठा सामने रखी मेज पर अखबार फैलाए नाश्ते का इंतजार कर रहा था। बेटे की बात पर मैं मुतवज्जह हुआ ही था कि उसने अपनी धीमी और नरम आवाज में बेटे को तर्जुमा बता दिया। वाश बैसन या सीनत को उर्दू में सलफची कहते हैं। जब ये लफ्ज़ सलफची मुझ जैसे उर्दू की अच्छी खासी तालीम हासिल किए आदमी की समझ में ना आ सका तो बेटा तो बहुत छोटा था और आजकल के बच्चों की तरह उर्दू बोलचाल से दूर भी। किया सेल्फीची? बेटे ने हैरान होकर मां के साथ तेजी से चलते हुए पूछा। वो तवे से पराठा उतारकर प्लेट में रखे मेरी ही तरफ आ रही थी। इसके दूसरे हाथ में तले हुए अंडे की प्लेट थी। बेटे की बात पर न जाने क्यों वो तेजी से चलते हुए ठटक कर रुकी। हम दोनों की नजरें मिलें और बेइख्तियार हम दोनों एक साथ हंस पड़े। और इस एक बात पर मैं पूरा दिन खुद से किस कदर नाराज रहा था। भला मुझे ऐसे जरा सी बात पर उसके बनसने का साथ देने की जरूरत ही क्या थी। वैसे भी बेटे की तरह तो मुझे भी सलफची कुछ खास समझ में ना आ सका था, तो फिर मैं यूं ही अपने अखबार की तरफ मुतवज्जह रहता। एक बार फिर सर झटक कर मैंने पलटकर सलफची को देखा। इसमें गंदे बर्तन का ढेर थे। आज शाम से मेरी छोटी बहन ने ही घर संभाला हुआ था। बच्चे स्कूल से वापस आए तो उनको पुरसुकून रखना, घर में आने वालों को चाय पानी देना दिलाना। यूं तो मेरे भाइयों की बीवियां भी मौजूद थीं, मगर खुद ब खुद जैसे पूरे घर की भागदौड़ मेरी छोटी बहन ने संभाल ली थी। मैं जानता था एक में ही क्या सभी परेशान थे, फिर भी मैं यही उम्मीद कर रहा था कि छोटी बहन बावर्ची खाना इस कदर फैला हुआ छोड़कर नहीं जाएगी। दिल तो चाहा रात के इसका छोटी बहन को और भाइयों की बीवियों को फोन लगाकर खरी खरी सुना डालूं। क्यों भाई, कभी देखा मेरे घर का बावर्ची खाना इस कदर फैला हुआ बेहनगम और गंदा? और ये पानी की ठंडी बोतलें निकाली थी तो भरकर वापस भी ना रखी गईं। ये भी नहीं सोचा कि पीछे भी लोग आ सकते हैं, तो क्या अब आने वालों को इस गर्मी में ठंडा पानी भी ना मिले, यानी मेरे घर में कोई आए और इस तरह प्यासा रहे। गंदे बर्तन धोने तो दूर की बात, समेट कर भी नहीं रखे गए। जिसने जो चाहा फ्रिज से निकाल कर खाया पिया और बकाया मेज पर ही छोड़कर चलता। बिन अलिफ किया जा सकता है, तुम सबकी आदत ही बिगड़ी हुई है। मेरे घर में आकर तो तुम सबको याद ही नहीं रहता कि इंसान के उठने बैठने खाने पीने के कुछ आदाब होते हैं। ये बार बार मेरा घर किया लगा रखा है। किसी ने चुपके से मेरे कान में कहा, ये जो तुम इस कदर तराए हुए सबको मेरा घर कहकर शर्मिसार करने का सोच रहे हो, तो कभी सोचा कि अगर वो इस घर में हरदम चली फिरती मेहनत मशक्कत करती, कोने कोने की देखभाल ना करती होती, तो क्या फकत इन 4 दीवारों को तुम मेरा घर कह सकते थे? सच बात है, दुनिया का दस्तूर यही है, मेहनत किसी की और शाबाश कोई और समेटता है। छोटी बहन यकीना भूल गई थी। शायद इसे याद ही नहीं रहा हो कि आज की रात मैंने खुद को उसकी कमी को महसूस करते सोचकर जल्दी से अपनी तवज्जो बावर्ची खाने की हालत जार पर मरकूज की। ठंडे पानी के लिए फ्रिज खोला तो पानी की एक भी बोतल ना मिली, बल्कि शादी के बाद से आज पहली बार मुझे अपने घर का फ्रिज खोलकर भी अजनबीत का एहसास हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं ने फ्रिज खोला हो और घर पर बने अनवावा अक़साम की खाने पीने की अशिया से भरा हुआ ना हो। बच्चे तो हमारे 2 ही थे। मैं भी दिन भर ऑफिस में रहता, मगर हमारे घर मेहमान बहुत आते थे और मेहमानों का एहतराम करना वो खूब जानती थी, और अचानक आने वाली रहमत को ये भी अपनी मेहमानदारी से मायूस होने नहीं देती थी। होते हैं दीदी
बरकत खुद ही ओद आती। इसने कभी घर के खर्चे को बढ़ाने का नहीं कहा। मुझे अक्सर हैरत होती कि किसी तरह वो मेरी महदूद आमदनी में बच्चों के साथ साथ घर के अखराजात भी संभाल रही थी, मगर मैं अपनी हैरत अपने तक ही महदूद रखता। इससे बिलावजह बात छेड़ना और बात से बात निकालकर बातें करना मुझे कभी नहीं भाया। उसने भी मुझे भी तंग नहीं किया। उसकी मसरूफियात ही इस कदर होती थीं। घर की सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बच्चों को पढ़ाना, मेहमानों के आने पर उनकी खातिरदारी, वो हर वक्त एक मशीन सी बनी पूरे घर में दौड़ती फिरती थी। हमारा पुरानी तर्ज का 120 गज पर बना आबाई घर का कोई कोना ऐसा न था जहां इसकी मौजूदगी महसूस न की जा सकती हो। वो हर जगह, हर वक्त, हर तरफ अपने सलीके और मेहनत की निशानी छोड़ जाती थी, और मैं चाहकर भी इससे नाराज़ी का कोई बहाना ढूंढ नहीं पाता था। मेरे भाई बहन, उनके बच्चे, मेरे बूढ़े जवान रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, उनकी बीवियां, बेटियां, माएँ, सबके सब इसके इखलाक के गरूयदा थे। इसकी खुश मिजाजी और मेहमान नवाजी के चर्चे थे। हमें बहुत ज़ौक़ व शौक़ से महफिलों में बुलाया जाता था। गम व खुशी में हमें शामिल करना ज़रूरी समझा जाता था, और मैं जानता था कि ये सब इसकी ही खुश अखलाक़ी की बदौलत था, मगर मानता कहाँ था। पानी लेने के लिए गिलास उठाया ही था कि तबीयत मकदर हो गई। किसी ने तेल लगे हाथों से गिलास पकड़ा था और पानी पीकर वैसे ही अलटकर गिलास के एसिटिनेट पर रखकर चलता बना था। हैरत इस बात पर है कि मैं किसी तरह ज़रा सी तफसील पर बना रहा था, हालांकि कभी उसे इस तरह ऐसी छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटते या समझाते सुनता तो दिल में इसकी सफाई पसंदी पर नाराज़ हो जाता। मैंने दूसरा निस्बतन साफ गिलास निकाल कर सलफची के नलके से पानी लेकर पिया, और एक अजीब सी उदासी महसूस करता पूरे घर में अकेला दीवानों की तरह घूम फिर कर अपने कमरे में वापस आ गया। मैं जज्बाती इंसान कभी नहीं रहा, बस अपने आप को दूसरों के सामने खोलना पसंद नहीं करता। हालांकि मैंने भी किसी के साथ कोई ज़ियादती या दिल दिखाने की बात नहीं की, फिर भी अक्सर लोग मुझे मगरूर समझते थे और मुझ से बात करने से कतराते थे। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी, सबने मुझ सबसे बात करने का जरिया उसे बना लिया था, और क्योंकि वो नहीं थी, लिहाजा घर पर आए हुए में से किसी ने भी जाते हुए मुझे बताया तक नहीं था। शायद वो सब मुझे कमरे में सोता हुआ समझे हूं, और नींद खराब करने के डर से ही मुझे बताया ना हो। छोटी बहन का बच्चों को ले जाने का भी अपने मोबाइल पर छोटी बहन के मसीह से पता चला था, तो अब क्या करूं। काश छोटी बहन जाते जाते 2-4 मिनट मुझसे बात कर लेती। मुझे किसी के सामने तो इकरार करना ही है, किसी को तो बताना ही है कि मैं इसके बगैर बहुत बहुत उदास हूं, और इसके बगैर बिल्कुल अधूरा सा लग रहा हूं, और मैं इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। घड़ी सुबह के 4:30 बजा रही थी, यानी मैं तकरीबन पूरी रात ही उसे सोचते, उसे याद करते गुजार चुका हूं, और इस बात से ही डर रहा हूं कि कहीं वो हमेशा के लिए ही ना खो जाए। दिल फिर मचला। मैंने कुछ सोचे समझे बना फोन उठाया और उसे मैसेज किया, कैसी तबीयत है। हालांकि इतना तो मुझे मालूम ही था कि इमरजेंसी में फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं, लिहाजा अंदर फ़ोन बंद ही रखना पड़ता है। चंद सेकंड में ही जवाब आ गया, नमाज के लिए उठे हैं। खिलाफ तवक्को मैसेज मिलने पर खुशी अपनी जगह, मगर इसके मामूल के मैसेज पर मैं और बिगड़ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने भी जैसे इसके तरीके पर ही चलना चाहा। सुबह 7 बजे तक रिपोर्ट्स आएंगी तो ही बताएंगे। आप कुछ खा लें प्लीज़। खाने का तो ऐसे कह रही है जैसे इसे मेरी ही परवाह हो। खुद वहाँ इमरजेंसी में आराम से है, और मैं यहाँ अकेला और भूखा भी। उसके जाने से पहले खाना लगाने का ही कह देता। मैं भी तो इस कदर जज्बाती हो गया फजूल में। मुझे शदीद गुस्सा आने लगा, और वो भी तौसीफ पर जो मेरे बचपन का दोस्त था, और मेरे घर इसका आना जाना घर के एक फर्द की तरह था। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह मुझे इस्तेमाल करेगा। आज तक मुझे बेबसी का ऐसा एहसास ना हुआ था जैसा अब हो रहा था। अब किस तरह कैसे इजहार करूं, वो पता नहीं कब तक रहे, और यहाँ तो एक रात गुजारनी मुश्किल हो गई है। तो क्या करूं, अपने आप को कमज़ोर दिखा दूं, ये बता दूं कि मैं तो बस अपनी बीवी के बगैर रह ही नहीं सकता। किस कदर मजाक उड़ाएंगे सब। जैसे ही सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई, मैं तैयार हो गया। इसके जाते हुए मैंने यही जाहिर किया था कि वो जाती है तो जाए, मेरे मामूल में ज़रा भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऑफिस से छुट्टी तक नहीं की थी, और जब वो जा रही थी तो मेरी तरफ उसने कई बार देखा था।
वो अच्छी तरह समझ गई थी कि सुबह मेरी इससे होने वाली हल्की सी झड़प के नतीजे में उसे तौसीफ के साथ भेजा जा रहा है। इसने मुझे ऑफिस फोन करके बात खत्म करनी चाहिए थी, मगर मैं जिद पर उतरा हुआ था। आखिर जब कुछ ना बिन पड़ा तो वो बोल पड़ी, आप ही बताएं। मेरा तो मैं कभी नहीं है कि मैं कुछ दिनों के लिए बच्चों को ले कर वहां चली जाऊं कि आपका गुस्सा कुछ कम हो सके। और जब वो कुदरत के पैदा करदा मौका पर वाकई जा तो रही थी तो मैं दोनों हाथ सीने पर बांधे एक जिद्दी बच्चे की तरह फातिहाना अंदाज में दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाते देख रहा था, और दिल में अहद कर चुका था कि मैं इसकी गैर मौजूदगी में मज़े करूंगा। लेकिन अब मुझे वाकई मज़ा आ गया था। तमाम भाइयों और छोटी बहन को मेरी इससे उन बिन का पता चल गया था, और वो सबके सब इसके जाते ही मेरे घर आकर भी बस इधर इधर बैठकर खा पी कर चले गए थे, क्योंकि बात तो मुझसे करने के लिए किसी की भी हिम्मत ना थी। तैयार होकर मैंने छोटी बहन को फोन कर दिया कि वो बच्चों को स्कूल ना भेजे, और फिर सोच विचार करके कि उन सबकी भी जान में जान आ जाए ये भी लिख डाला कि अब बच्चों की मां ही वापस आकर स्कूल भेजेगी। यूं तो मेरी लाडली छोटी बहन शादीशुदा 2 बच्चों की मां थी, मगर अपने बच्चों के लिए मैं एक तो किसी को परेशान करना नहीं चाहता था, और कहीं कहीं मुझे अपनी बहन पर भरोसा या एतबार की कमी भी महसूस होती थी। मुझे इसका अपने बच्चों के लिए बहुत हसास होना पसंद था, और मैं खुद भी इसके रंग में रंग चुका था। ये मेरे बच्चे हैं और हमारी जिम्मेदारी हैं। मैं ऑफिस की तैयारी करके निकला, मगर मेरा रुख अस्पताल की तरफ हो गया। बहुत समझाया, खुद को बहुत मनाया, ऐसी कमजोरी सारी उम्र का रोग बिन जाया करती है। अब हिम्मत कर के एक फैसला किया ही जिद है तो निभाऊं, मगर न भई। दिल ने तो सीने में इस कदर अधम मचा दिया कि मर्दानगी जिद खुद सरी सब धरी की धरी रह गई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर तौसीफ टहलता नजर आ गया, और मेरा गुस्सा से पारा एक बार फिर ऊपर पहुंच गया। हाँ भाई, क्या प्रोग्रेस है? कब तक रहोगे यहाँ? मैंने तनक कर पूछा। तौसीफ, जो मुझे देखकर एक कर मेरे गले लगा था, झटका खाकर पीछे हट गया। अबे तो ऐसे कह रहा है जैसे कब से भाभी को मैंने रोक रखा हो। तौसीफ हमेशा से मेरे दिल की बात को फौरन समझ जाया करता था, और इसकी आदत थी बगैर लीपा पोती के मेरे मुंह पर जवाब मार देता था। लिहाजा में पहले गुड़ बड़ा फिर शीर होने में आफियत समझी। हमेशा से एहसान फरामोश है तो मानना तो तुझे है नहीं। मुझसे जवाब ना बिन पड़ा तो तलमला गया, और तौसीफ को छोड़कर इमरजेंसी में जाने के लिए बढ़ा। अलिफ है, ठहर जा, मेरे तीर कमान कमरे में शिफ्ट कर दिया है। तुझे बता नहीं सके थे, उसी लिए मैं यहाँ खड़ा था। ऐसी शानदार जोड़ी है तेरी, सुभान अल्लाह। कि मुझे भाभी ने सुबह 5 बजे से ही कह दिया था कि तो आता होगा। अब चल जनरल वार्ड में ने पलट कर तौसीफ को घोरा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ा। अबे चल न, मुझसे भी छुपाएगा क्या? बेटा, अम्मी ने तो रात में ही कह दिया था कि नाहक भाई को तकलीफ दी। अम्मी के साथ रात में रुकने के लिए मेरी दोनों बहनें भी तो हैं, पर तो उस वक्त इस कदर बजिद था कि हम भाभी को ले आए। अब बता, हमारा क्या कसूर? बात यह है कि बच्चे परेशान हैं। आज इन की स्कूल की छुट्टी भी हो गई, इसलिए बस मजबूरी है यार, समझा करो। मैंने बात बनाई, मगर वो भी मेरे बचपन का दोस्त था। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब वमकर्मी, मगर कभी कभी सच बोलने में हरज नहीं। चलो हम से न सही, अपने आप से तो सच बोलो, और लगे हाथों कभी कभार अपनी बीवी से इजहार भी कर दिया करो। आखिर बीवी है यार, वो भी इकलौती। देखो न, तुमने जबरदस्ती भाभी मतलब अपनी बीवी को मेरी अम्मी के अस्पताल जाने का सुनकर रवाना कर दिया, और हुक्म भी सादिर कर दिया कि जब तक अम्मी ठीक होकर घर नहीं चली जाती वो अम्मी के साथ ही रहीं। नाराजी नाचाकी तो होती रहती है मियाँ बीवी में, मगर ऐसे कोई थोड़ी ना करता है। खैर, अच्छा हवा कि तुम्हारा मूड रात भर में ही ठीक हो गया। अब भाभी को लेकर जाओ, अगर तुम नहीं भी आते मैं खुद छोड़ आता उनको, और आज का दिन सिर्फ उनके साथ गुजारो। बच्चे छोटी बहन के पास रहने दो, रात में जाकर ले आना। समझे, इतनी अच्छी समझदार भाभी हैं हमारी, कद्र करो। मेरे भाई और अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक नहीं, हो सकता है कल तक उनको डिस्चार्ज भी कर दें। तुम्हारा और भाभी का शुक्रिया कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में साथ दिया। बार बार मेरे ज़हन में अम्मा भी मरहूम की एक ही बात बाज़गशत कर रही थी, मर्द मोहब्बत नहीं करता, आदी होता है। मैंने सर झटक कर अम्मा भी मरहूम की बात का जवाब दिया। नहीं अम्मा भी, मुझे इसकी आदत नहीं, उससे मोहब्बत हो गई है।
گو توصیف میرے بچپن کا دوست تھا مگر آج سے پہلے وہ مجھے اتنا پیارا کبھی نہیں لگا تھا۔